नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और वादे के अनुसार शाम के 6:30 बजे शनिवार की शाम, रविवार की शाम आपके साथ बिल्कुल तैयार हूं। जी हाँ, लेकर आप सभी के लिए एक और रॉकिंग एपिसोड ऑफ रविवार की शाम, सितारों के नाम। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नन अदर दैन मेरे बहुत ही करीबी, हम सबके फेवरेट सुपर एक्टर रोहित रॉय। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। Thank you very much, Animesh. It's always been a pleasure talking to you. जितनी बार कोलकाता आता हूँ, किसी और के साथ बात करूँ ना करूँ, तुम्हारे साथ जरूर करता हूँ। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। सर बता दो कि इस शो की एक बहुत ही बड़ी एक तरीका है जिस तरह से हम अपने गेस्ट को हम उनको जब आते हैं वो तो उनका हम स्वागत करते हैं। स्वागत की थाली जो है वो बिल्कुल तैयार है, घंटी भी है और मेरे पास एक नारियल भी है। घंटी मैंने बजा दी है और मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। एक एक आरती है जो मैं आपके लिए गाना चाहूंगा सर, अगर आप परमिशन दें। जी जी बिल्कुल, अरे बिल्कुल गाइए। बिल्कुल। आइए पधारिए रोहित रॉय, आइए पधारिए रोहित रॉय। घर से बाहर निकलने में मुझे लगता है थोड़ा भय, घर से बाहर निकलने में मुझे लगता है थोड़ा भय, কিন্তু করবো আমরা কোনার উপরে করবো একসাথে মিলে করবো আমরা জয়, কোনার উপরে করবো আমরা একসাথে মিলে জয়। वेलकम रोहित रॉय। सर सच बताओ, आप सर मुझे सच बताओ, हजारों आपने इंटरव्यूज दिए होंगे लेकिन इससे खतरनाक स्वागत कभी नहीं हुआ होगा आपका। नहीं नहीं, इतना अच्छा, इतना स्वीट और इतना फनी स्वागत मेरा कभी नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर इस नारियल की तरह मेरा सर भी खाली है। जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच रोहित सर, हमें समय देने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। जब जब आपके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है। और रोहित साहब मैं बता दूं, जी आपके साथ मैंने लाइव ऑन दी ड्राइव इंटरव्यू किया है। आप जब अपने प्ले के लिए आए थे तब मैंने आपका इंटरव्यू किया जी है, शूटिंग लोकेशन से मैंने आपका इंटरव्यू किया है जी और अब डिजिटली से थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस। आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो भी आपने लॉन्च किया है। बातें हो रही है आपके यूथ फैशन कलेक्शन staged.life, इसके बारे में भी हम ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन सर थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, थोड़ी सी पहले की बातें करते हैं हम। अगर आपके बारे में जानना चाहें, बचपन में रोहित दा कैसे थे, अगर हमारे साथ शेयर करें सर। इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, कैसे थे? एक्चुअली तुम मानोगे नहीं कि बचपन में मैं कैसा था। क्योंकि मैं बिल्कुल जो अभी हूँ, जैसा आपको दिखता हूँ, उसका बिल्कुल विपरीत था। 24 घंटे किताबों में रहता था, मोटे मोटे चश्मे पहनता था। अभी तो चश्मा पतला हो गया है। मुझे मेरे दोस्त, मेरे आसपास वाले बुकवर्म कहते थे, टू दी एक्सटेंट दैट मेरे घर भी लोग जब आते थे तो मैं दरवाजा बंद करके अंदर अपने कमरे में बैठ जाता था। बहुत शाय था, इंट्रोवर्ट तो बहुत दूर की बात है। आई वाज प्रोबब्ली द शायेस्ट गाय अराउंड। और आई डोंट नो, आई थिंक बिकॉज मैं छोटे से शहर का हूँ, अहमदाबाद तभी बहुत छोटा सा शहर माना जाता था। तो कभी एक्सपोजर नहीं था, बहुत इनहेरेंटली शाय था। जब मैं बॉम्बे आया तब थोड़ा थोड़ा जो है एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, लोगों से बात करना शुरू किया। कई बार तो लोग मेरा नाम लेते थे और मैं डर के मारे से नीचे देखता था कि भाई मुझे तो नहीं बुला रहे, कि कोई और रोहित मेरे आसपास तो नहीं है। तो ऐसा था मैं बचपन में। और माय इंटायर स्कूल आई वाज सो शाय कि अगर कोई लड़की आके मेरा ऐसा चीक्स भी, तभी मोटे मोटे चीक्स से, छोटा सा था, गुप्ता गुप्ता जी। ऐसा करे तो फिर मैं और लाल हो जाता था, बीटरूट कलर का। ओहो। ओके, तो उसके बाद मुझे बताइए कि एक इतना पढ़ाकू टाइप का बच्चा जो बुक्स पढ़ा करता था सिर्फ और पढ़ाई में ज्यादा रहता था और सब चीजों से दूर रहता था, तो ये एक्टिंग वाली चीज कैसे हो गई, कैसे आप एक्टिंग में आ गए सर? अनिमेश, मैंने बहुत बार इस बात का जिक्र किया है, फिर से एक बार बताता हूँ आपके व्यूअर्स को कि मैं एक एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आप एक्टर क्यों बने, मैंने कभी भी एक्टर बनना नहीं चाहता था। मैं एक्चुअली अमेरिका जा रहा था अपने एमबीए के लिए। और उन दिनों क्या हो रहा था कि बहुत वीजास रिजेक्ट कर दिए जाते थे, क्योंकि कई लोग हिंदुस्तान से जाते थे और फिर वापस नहीं आते थे। जी। और इनफैक्ट मेरा जो पासपोर्ट था तभी अहमदाबाद का पासपोर्ट था, और गुजरात से जितने भी लोग जाते थे न्यूयॉर्क या कहीं भी, वो वहां सेटल हो जाते थे। इनफैक्ट उस जमाने में न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट था, अभी पता नहीं है कि नहीं, जिसे पटेल स्ट्रीट का नाम दे दिया गया था। उसे छोटा गुजरात कहा जाता था।
तो इस सिलसिले में हुआ यूं मेरे साथ कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, और वीजा रिजेक्ट हो गया तो मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। प्लान बी नहीं था, इसलिए जो पहला काम मुझे मिला वो मैंने कर लिया। कुणाल कपूर जो शशि कपूर के बेटे हैं, उनकी एक एड फिल्म एजेंसी है, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, एंड वन थिंग लेड टू अनदर। और पहले ही महीने में, पहले 2 महीने में एड फिल्में आना शुरू हो गई, लोगों ने मुझे एड फिल्म्स के लिए बुलाना शुरू कर दिया। और फिर 1 साल खत्म हुआ उससे पहले ही मुझे ये फिल्म का ऑफर आया, टेलीविजन का ऑफर आया, और मैं एक्टर बन गया। तो मैंने कभी प्लान नहीं किया था। आई एम अ कंप्लीटली एक्सीडेंटल एक्टर। इसलिए मैं अपने टॉक्स में, अपने लेक्चर्स में कहता रहता हूँ कि कभी कभी इंटरेस्टिंग होता है जब आपके पास प्लान भी नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त जो भगवान आपको देता है वही आपके लिए सही बन जाता है। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा प्लान बी नहीं था और एक्सीडेंटली आप बन गए एक्टर, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अगर आप एक्टर नहीं बनते तो एक इंडियन इतने अच्छे एक्टर को हम मिस करते। हर तरह के रोल की अगर हम बातें करें, आपकी अगर हम देश में निकला हो चाँद की बातें करें, स्वाभिमान की बातें करें, आपकी मूवीज़ की बातें करें, हर चैलेंजिंग रोल को आपने बखूबी निभाया है। तो सर मैं जानना चाहूँगा जब स्वाभिमान एक ऐसा कैरेक्टर आपका जो था इस सीरियल में, जो लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत दिनों तक चला। मैं तो सोच रहा था कि लॉकडाउन के दौरान इस सीरियल को एक बार फिर से दिखाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हम्म। हो नहीं पाया। सर वो एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करें। सच बताऊं, मैं ऑनेस्टली ये किसी ह्यूमिलिटी में नहीं कह रहा हूँ। सच्चाई ये है कि स्वाभिमान के लिए मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि स्वाभिमान में मैंने ऑफ कोर्स किया मैंने था, लेकिन मैंने क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, ये मेरी समझ के बाहर है। वो भी ऊपर से आया था। ऊपर से भगवान ने बोला था कि ये तुमको करना है, ये तुमको ऐसे करना है, क्योंकि ना एक्टिंग की समझ थी, न क्राफ्ट की समझ थी। डायलॉग कैसे बोलना है ये आता नहीं था, क्योंकि पहली बार एक्टिंग कर रहा था। तो जो भी आता था, जैसा भी आता था, वैसा करता जाता था। तो ये श्रेय जाता है स्वाभिमान के राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, और मेरे को एक्टर्स को, कि ऋषभ मल्होत्रा इतना पॉपुलर बना। जी, और लोगों को लगता है कि सर अब तो आप ऋषभ मल्होत्रा बन गए इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं कभी भी सिर्फ हम्बल साउंड करने के लिए ऐसी बातें नहीं कहता हूँ। सच्चाई है कि मैंने उस शो में, कोई मुझे श्रेय नहीं मिलना चाहिए। शो पॉपुलर हुआ, ऋषभ मल्होत्रा ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि बहुत बहुत पॉपुलर हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरा कोई योगदान होगा, लेकिन वो योगदान क्या है वो मैं नहीं जानता। इतना ओके, मुझे याद है कि बहुत मजा आता था शूट करने का। एंड जो कास्ट है उसमें से आप देखें तो मनोज बाजपेयी साहब, आशुतोष राणा साहब, अंजू जी, हर्ष छाया, कुमुद मिश्रा, मैं कितनों के नाम लूं यहाँ से, अभी मेरे को याद नहीं आएगा, क्योंकि इतने सारे नाम थे जो आगे चल के जिन्होंने इतना उमदा काम किया। तो मेरे लिए वो मेमोरीज जो है, इनफैक्ट हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म किया है, जिसमें अंजू जी, किट्टू जी, मीता जी, दीपक जी, जितने भी हमारे को स्टार्स हैं वो उस ग्रुप पे हैं, और हम अभी भी टच में हैं आफ्टर 25 लॉन्ग इयर्स। क्या बात है, क्या बात है। 25 इयर्स ये है और स्वाभिमान अभी भी लोगों को बहुत पसंद आया। सर एक तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये अगर इसकी कोई कहानी बताए, पूरे रोहित रॉय बहुत अलग दिख रहे हैं इस तस्वीर में। बहुत क्यूट फोटो है। मुझे याद है ये फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे हम लोग। उस जमाने में कॉर्डलेस फोन्स बड़े पॉपुलर होते थे। जो रिच लोग होते थे, रियल लाइफ में जो रिच लोग होते थे, वो ये बड़े बड़े कॉर्डलेस, पीछे ऐसा रिसीवर जैसा होता था। इनफैक्ट दे लुक लाइक सैटनैव फोन्स। हाँ, तो ये सीन मेरे घर का सीन है। ऋषभ मल्होत्रा इज टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड। वो दिखाई नहीं है, दूसरी साइड का दिखाई नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि कमाल की बात ये थी कि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे ये कॉर्डलेस फोन खरीदने के। जी, और इसलिए मुझे ये सीन और ये फोटो बहुत अच्छी तरह से था। ये जो पर्टिकुलर फोटो है, ये मैंने इंटरनेट पे कई बार देखा है, और जी, बहुत सारी चीजें ताजा हो जाती है यार अनिमेश, जब भी मैं स्वाभिमान की तस्वीरें देखता हूँ। एक आपको आपने पूछा, इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ। जी, मैंने ये कभी भी रियलाइज नहीं किया था, 25 साल बाद ये रियलाइज किया है, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, और जो लोग स्वाभिमान देखते थे, जैसे कि आप अभी आपने बातें की स्वाभिमान की, तो मुझे रियलाइज होता है कि वो क्या था। बिल्कुल। अब अभी भी लोगों को याद है, बिल्कुल। क्या है कि लोग इससे उसे मेधा और ऋषभ की लव स्टोरी के जैसे देखते थे। मैंने हमेशा स्वाभिमान को एक फैमिली ड्रामा सोचा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ऋषभ मल्होत्रा की लव स्टोरी, वो लड़कियां सोचती थी कि ऋषभ मल्होत्रा और मेधा की लव स्टोरी है। तो देखिए कितनी सारी चीजें हो जाती हैं जिसका इल्म भी नहीं होता आपको। अब जाके ये बातें समझ में आई है, व्हेन आई सी ऑल द एपिसोड्स नाउ ऑन एयर एंड आई सी दीस फोटोग्राफ्स, के लोग क्या देखते थे।
बिल्कुल, बिल्कुल और उसके बाद जो है जर्नी शुरू हुई, एक से एक अच्छे-अच्छे रोल्स में आप मूवीज़ में भी नज़र आए। सर मैं जानना चाहूँगा अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी पहली कमाई अगर हम इनकम की बातें करें, चेक या फिर कैश आपने मॉडलिंग करते हुए या टीवी सीरियल से आपने आपने पहली चेक आपको याद है जो आपकी सैलरी थी वो इनकम हुई थी? एक्चुअली मेरी पहली सैलरी ऑब्वियसली चेक में थी, लेकिन फ़िल्मों से या टेलीविज़न से या मॉडलिंग में नहीं आई थी। ओके, इससे पहले कि मैं एक एक्टर बना, मैं ज़ोडिएक जो एक शर्ट का ब्रांड है, अगर आपने सुना हो, ज़ोडिएक बहुत बड़ा ब्रांड है। ज़ोडिएक का दुकान खुला था, बहुत इंटरेस्टिंगली ज़ोडिएक का दुकान खुला था अहमदाबाद में, और मैं उस शोरूम में 1 महीने के लिए सेल्समैन की नौकरी करने गया था। वो मेरी पहली नौकरी थी। और इस बात को आई थिंक अराउंड 30 साल हो गए, और मेरी पहली पगार मुझे अभी भी ऑफ कोर्स बहुत क्लियरली याद है, ₹250 थे, ₹250। और मैं बहुत अच्छा सेल्समैन था। मैंने एक बंदा आया था, उसको एक शर्ट की जगह 4 शर्ट बेच दिए थे। क्या बात है सर! वो मेरी पहली कमाई थी ₹250 की, और वो कमाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरा पूरा समर लास्ट किया था। क्या बात है, क्या बात है! उसके बाद से शुरुआत हुई, आप सीरियल्स में आए, मूवीज़ में आपने नज़र आए। अगर हम आपके मूवी क करियर की बातें करें, एक से एक अच्छे-अच्छे रोल्स में आप नज़र आए। अगर हम काबिल की बातें करें, एक खिलाड़ी, एक हसीना, अपार्टमेंट और शूट आउट एट लोखंडवाला में तो फट्टू का जो किरदार था, लोगों को बहुत पसंद आया। सर शुरुआत कैसे हुई? मूवीज़ आनी शुरू हो गई, सब लोग पहचानने लगे। ऐसे ही स्वाभिमान से तो आप सुपर डुपर हिट हो ही गए थे। तो ये कैसा रहा? ये मूवीज़ का सिलसिला कैसे शुरू हुआ सर? यार ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो बड़े इंटरेस्टिंगली शुरू हुआ। जो एक लड़का ज़ोडिएक के दुकान में शर्ट्स बेचता था, उसका पहला मेजर शर्टिंग कैंपेन ज़ोडिएक का था। एज़ अ मॉडल आई मॉडल्ड फॉर ज़ोडिएक, और क्या उस बात दिन मुझे खुशी हुई थी कि मैं अहमदाबाद में एक शोरूम में काम करता था, और अभी मैंने ज़ोडिएक शर्टिंग का ऐड किया, जो उस वक़्त सारे बड़े-बड़े मैगज़ीन के बैक कवर्स पे वो फ़ोटो छपी थी मेरी, ज़ोडिएक शर्टिंग की। तो वैसे शुरुआत हुई थी। छोटे-छोटे काम करना शुरू किया मैंने, और सडनली स्वाभिमान आया, और एक बार स्वाभिमान आ गया एयर पे, उसके बाद लोगों का ये कहना था कि ये बड़े पर्दे के लिए बना है, और उसके बाद ऑटोमेटिक मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं है। मैंने ये कभी किसी मैं क्योंकि जानता ही नहीं था किसी को, फिल्मों में जानता ही नहीं था, टेलीविजन में नया था। आई थिंक कि इसमें भी भगवान का योगदान होता है कि वो एक बार आपको अगर हुनर देता है, तो वो हुनर को दिखाने का या दर्शाने का कहीं न कहीं वो ज़रिया ढूँढ के आपको देता ही है। हाँ, अगर आप अपने काम के साथ चीटिंग करेंगे, इनजस्टिस करेंगे, शिद्दत से काम नहीं करेंगे, तो फिर वो रास्ता बंद कर देगा। लेकिन जब तक आप काम करते रहेंगे और पूरी मेहनत, लगन के साथ वो काम करेंगे, तो भगवान सामने से आपको वो रास्ते दिखा देगा। तो मैंने जब स्वाभिमान कर रहा था, उस वक़्त ही भट्ट साहब ने मुझे एक फ़िल्म के लिए साइन किया था। मैं, सैफ और ट्विंकल उस फ़िल्म में होने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली वो फ़िल्म बनी नहीं, लेकिन जी, वो जी। मैंने फ़िल्म थी जो साइन की थी। सैफ अली खान और ट्विंकल और मैं। भट्ट साहब उसे डायरेक्ट करने वाले थे। मुशीर रियाज़ का प्रोडक्शन था, वो नहीं हो पाया, तो उन्होंने फिर मुझे एक और फ़िल्म दी उसी दौरान, जिसे राज सिप्पी ने डायरेक्ट किया, जिसका नाम था लालची। और वो कहानी थी मेरे और प्राण साहब के बारे में। प्राण साहब वाज़ प्लेइंग माय ग्रैंडफ़ादर। तो लालची के साथ मेरा फ़िल्मों का एक जो वापस आने का था वो शुरू हुआ। बहुत स्ट्रगल थी। अनिमेश आज देखने को अच्छा लगता है कि इतना काम किया है, कितना काम किया है। लेकिन बहुत लंबी स्ट्रगल थी, लेकिन वो स्ट्रगल वो रैग्स टू रिचेस वाली स्ट्रगल नहीं थी, इसलिए मैं कभी बात नहीं करता हूँ उसके बारे में कि मैं तो ₹200 लेके आया था, वैसा कुछ नहीं था। हाँ, मैं आया था बम्बई ₹400 लेके, लेकिन इतना कोई सैड स्टोरी नहीं है। आते साथ ही मुझे 1 साल के अंदर स्वाभिमान मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर फ़िल्में मिलनी शुरू हो गई, टेलीविज़न पे 10 साल नॉन स्टॉप काम किया। तो चीज़ें होती रहीं। मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया है। ना प्लान ए काम किया मेरा, ना प्लान बी, अपने आप ही होता रहा जो भी होना था। बिल्कुल और एक के बाद एक अच्छे-अच्छे रोल्स में नज़र आए। शूट आउट एट लोखंडवाला के बारे में मैं जानना चाहूँगा। आज एकता कपूर का आज बर्थडे भी है, आपने भी विश जी। किया है, हम सब ने उनको विश किया है। तो कैसा रहा ये जो किरदार था ये एकता कपूर कैसे ये आपको ये रोल मिला था, पट्टू का जो किरदार था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एकता कपूर जब शूट आउट बना रही थी, तो उसमें ओरिजिनल में संजय गुप्ता की जो कास्टिंग थी वो ये थी कि विवेक ओबरॉय, अर्जुन रामपाल, तुषार ओके, कपूर और मैं। इसमें क्या हुआ कि आई थिंक शूटिंग से कुछ वक्त पहले अर्जुन की कुछ डेट क्लैशेस की वजह से अर्जुन वो रोल कर नहीं पाया। तो अर्जुन के रोल में तुषार कपूर आ गए। तो तुषार कपूर का रोल फ्री हो गया।
तुषार कपूर के रोल में मैं आ गया। आप आ गए। तो फट्टू का रोल था, ये तुषार के लिए लिखा हुआ था, क्योंकि उसका एक जो उससे पहले भी उसने कुछ फिल्में की थी, दिस वाज वेरी मच हिज जोन, तो उसके लिए लिखा गया था। मैं तो हट्टा कट्टा ऐसा था, तो मेरे लिए कोई और रोल लिखा गया था, जो फाइनली शब्बीर अहलूवालिया ने किया, जी। आरसी का रोल, वो रोल मैं करने वाला था। तो देखिए किस्मत होती है अपनी अपनी, आप किस्मत में लिखा के आते हैं कि वो फट्टू का रोल मेरे नसीब में था। तो अर्जुन रामपाल का आई थिंक शूटिंग से 2 हफ्ते पहले अर्जुन की डेट प्रॉब्लम्स हो गई, तो तुषार ने फिर अर्जुन का रोल किया और मैंने इवेंचुअली फट्टू का रोल किया, जो मेरे करियर का सबसे बड़ा उस वक्त सबसे बड़ा बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग रोल बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा था कि वो रोल जो है लोगों को अभी भी पसंद आता है, अभी भी डायलॉग्स लोग उस मूवी से आपके वाले रोल के डायलॉग्स भी लोग बोलते हैं। वैसे अब भूतकाल से सर प्रेज़ेंट में आते हैं। बहुत सारे काम आप कर रहे हैं और हमने देखा है कि चैलेंजिंग रोल्स आप हमेशा से करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये आज हमने देखा कि करीब-करीब 4 महीने बाद आपने अपने बुलेट को ऑन किया, आप बाइक राइड करके आए। सर जी। ये 4 महीने का ये जो समय था, यानी कि लॉकडाउन के बाद आपने बाइक चलाई इतने दिन के बाद, कैसा लगा? सुना है कि ठंडी-ठंडी हवाएँ लग रही थी आँखों में, कह रहे थे। मैं आज को आपको बताना चाहूंगा कि आज जितना खुश मैं हूँ पहले दिनों से, एक मिनट होल्ड करिए। मानसी, मानसी, सॉरी। हाँ, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये 4 महीने से जो मैं लॉकडाउन में था, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन जो एक चीज मैंने बहुत डेस्परेटली मिस की थी वो ये थी कि मैं अपने बाइक्स पे नहीं जा पा रहा था। अगर आप चलाते हैं बाइक तो आपको पता होगा कि बिल्कुल, बिल्कुल सर मैं चलाता हूँ। सिचुएशन होती है कि 2 सुपर बाइक्स नीचे गैराज में पार्क्ड है और मैं मतलब बैक रोड पे भी नहीं जा सकता हूँ। तो कल बंबई में जब लॉकडाउन को थोड़ा सा ईज किया गया और जब हमको समझ में आई बात कि अब चला सकते हैं बाइक, अब थोड़ी सी दूर जा सकते हैं बॉम्बे सिटी लिमिट्स के अंदर और प्रिकॉशंस लेके बाइक चला सकते हैं, तो पहली चीज जो मैंने की, सुबह सुबह उठा 6 बजे, सब लोग घर पे सो रहे थे तभी, और अपना सारा गियर मैंने पहन वहन के मास्क वास्क लगा के मैं निकल लिया और मैं जुहू में हूँ, जुहू से मैं नरीमन पॉइंट नॉन स्टॉप राइड करते गया और बहुत मजा आया बिकॉज द रोड्स वर एब्सोल्युटली एम्प्टी एंड बॉम्बे रोड्स आर एक्सीलेंट राइट नाउ। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं है, और सुबह का मौसम बड़ा अच्छा था बम्बई में, कलकत्ता में भी बहुत अच्छा है। तो इट वाज ए फीलिंग ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल, और आप रियलाइज करते हैं कि आप कितनी सारी चीजें, देखिए यू टेक इट फॉर ग्रांटेड यार, कि हाँ हाँ ठीक है बाइक है, जब मर्जी चला लेंगे, लेकिन जब मर्जी वाला भी किस्सा खत्म हो गया है। अब वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव। और ये कोरोना ने एक चीज तो सिखा दी है मुझे और आई थिंक काफी लोगों को, कि बॉस डोंट टेक योर लाइफ, योर फ्रीडम, एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। यू नो, वी शुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर वी हैव। बिल्कुल सर लॉकडाउन की जब बातें हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इन इन करीब-करीब 3-4 महीने में आपने अंदर से कुछ-कुछ चीज़ें रिडिस्कवर किया? कुछ नई चीज़ें आपने की जैसे कि आपने अपने कलेक्शन को लॉन्च किया है और भी चीज़ें जो आपने की हो नई-नई चीज़ें? मैंने एक्चुअली नई नई चीजें इजाद नहीं की हैं। मैंने वो जो चीजें जो मेरे जहन में थी, मेरे दिमाग में थी कई सालों से, जिनके पीछे मैं लगा हुआ था, वो सारी चीजें मुकम्मल की हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जितने भी मैंने इंटरव्यूज किए हैं इस दौरान, मैं हमेशा कहता हूँ कि कई सारी चीजें जो है, जो बैक बर्नर पे थी, बिकॉज ऑफ क्वारंटीन, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस केयर, आई हैव बीन एबल टू अचीव। किताबें पढ़ना छोड़ दी थी, क्योंकि इतना सारा काम करते रहते हैं, हाँ, यहाँ से वहां करते रहते हैं। एक्टरों की लाइफ आप जानते हैं, वो इतना ग्लैमरस होता नहीं है जितना दिखता है। तो वहां पे नौकरी करने जाओ, वहां पे शूटिंग करो वगैरह वगैरह, उसमें रीडिंग मेरी बिल्कुल ही बंद हो गई थी। तो मैंने रीडिंग वापस शुरू कर दी, 3 किताबें पढ़ ली इस दौरान। सो यू हैव टू गेट यूज्ड टू रीडिंग। इट्स लाइक वंस यू स्टार्ट, अभी मैं फिलहाल ये बुक पढ़ रहा हूँ, आपके रीडर्स को बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी किताब है, इलिया शफाक की है, 40 रूल्स ऑफ लव। इन्होंने वो भी लिखी थी, द बास्टर्ड ऑफ बगदाद, तो पढ़िएगा जरूर। तो किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, स्क्रिप्ट एक लिख दी, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है, 5 मिस्टेक्स ऑफ माई सेल्फ। होपफुली उसके ऊपर फिल्म बना पाऊंगा मैं अगले साल। ये बड़ा सपना था मेरा कि एक दिन मेरी क्लोथिंग लाइंस हो। क्लोथिंग लाइन से मेरा मतलब है कि जब आप स्टाइल, मुझे आपको याद होगा, मुझे अपने पूरे टेलीविजन करियर में 3 बार लगातार स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और हालांकि ड्रीम था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। अब क्वारंटीन के दौरान लोगों की नजर भी पड़ने लगी मुझ पे, लोगों ने भी सोचा कि ही इज इन्फ्लुएंसर ऑफ सॉर्ट्स ऑन इंस्टाग्राम, इतना बॉडी ऑफ वर्क है मेरा,
अब मेरे एक फिटनेस का पैरेलल है, एक राइडिंग है, सो देयर इज सो मच मोर टू माय बॉडी ऑफ वर्क, नॉट जस्ट एन एक्टर एंड अ होस्ट। तो जब ये आइडिया मुझे मेरे पास आया, मैंने बोला यार ये करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जरूर अपने व्यूअर्स को बोलेगा कि स्टिच्ड STYCHED.live पे जाएं, और मेरे जो क्रिएशंस हैं, हमने टी शर्ट्स की लाइन लॉन्च की है अभी, तो वो जाके देखें, बड़ा मजा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे फिल्मों के डायलॉग है, क्योंकि मैं फट्टू नहीं हूँ। टचिंग फीलिंग में, टचिंग हाँ फीलिंग वाला भी है, ए हाँ गणपत। हाँ, ये गणपत भी है। फिर काबिल का एक जो बड़ा पॉपुलर हुआ था, जो मैंने जो एक्चुअली स्क्रिप्ट में था ही नहीं, स्क्रिप्ट में कुछ और लाइन थी, पर वो करते करते उसने बोला कि यार ये अंधे लोग कैसे करते होंगे, तो टचिंग फीलिंग रे। अब ये टचिंग फीलिंग पता नहीं था कि ये डायलॉग भी है, ये तो ऐसे ही निकल गया था मुंह से, तो वो डायलॉग फेमस हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है लाइन, आप जाके देखिए, आपको मजा आएगा। बिल्कुल सर, मैं जानना चाहूँगा, जब हम बातें कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा यूथ फैशन कलेक्शन जो आपकी है स्टेज्ड डॉट लाइव, ये मुझे खबर मिली है कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था। आप कॉलेज के टाइम से ही आप प्लान कर रहे थे कि इस तरह का मुझे करना है, क्योंकि बहुत स्टाइलिश रहे हैं आप कॉलेज के टाइम से। तो अगर हमारे साथ शेयर करें। Onimesh, as a young boy out of college, Xavier's Ahmedabad में it was one of the elite colleges of Ahmedabad. लेकिन अहमदाबाद में फैशन या स्टाइल बहुत क्या बोलूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि उतना नहीं था, इतना बोल सकता हूँ कि छोटे शहर जैसे होते हैं, न एक्सपोजर था, न कुछ देखा था। तो जब बम्बई आया मैं कॉलेज में, मैंने ऑब्वियसली जब रोनित दा बन गए थे एक्टर, तो बॉम्बे आने का मौका मिलता था वाइल स्टिल इन कॉलेज। और मैं जब बॉम्बे में लोगों को देखता था कि यार कितने कमाल के कपड़े पहनते हैं, तो मेरे को भी एक दिन ऐसा कपड़ा बनाना है, यू नो। तो मॉडलिंग का कोई शौक नहीं था, लेकिन ऐसे कपड़े बनाने का बड़ा शौक था, एक इमेज थी माइंड में। और फिर जब एक्टर बना, और जब मैंने और एक्टरों को देखा कि यार कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, तो मुझे बड़ी लालसा होती थी कि मैं भी एक कुछ लॉन्च करूं जहां पे मैं अपना योगदान एज अ डिजाइनर, नॉट ओनली एज एन एक्टर, एज अ डिजाइनर, कि मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसे किस्म के कपड़े अच्छे लगते हैं। और देखिए, भगवान बोलता है ना कि बॉस, अगर तुम शिद्दत से लगे रहे ना, अगर तुम लगे रहे तो कभी ना कभी जाके तुम्हारा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इसलिए मैं सारे मिलेनियल्स हैं उनको कहता हूँ कि कभी भी डोंट गिव अप होप यार। बहुत टाइम लगता है हर चीज को होने से पहले। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कई लोग ऐसे आते हैं कि पहली फिल्म करते हैं, सुपर हिट, चलो लाइफ लॉन्ग सेट हो जाते हैं। मेरी स्ट्रगल अभी भी जारी है। देखिए 25 साल से एक्टर हूँ, आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपको लगता होगा कि अरे यार इन्होंने काबिल कर ली, शूट आउट कर दी, संजीवनी कर ली, क्लोथ लाइन लॉन्च कर दिया, ये है वो है, बंगला है, गाड़ी है, बाड़ी है, ऐसा वो सब है। लेकिन स्ट्रगल जो है अभी भी, कि अच्छा रोल मिलेगा, अब काबिल की है, काबिल से बड़ा क्या मिलेगा, तो मुंबई सागा मिला। लेकिन मुंबई सागा 1 साल बाद मिला, 1 साल तक मैं क्या कर रहा था, ये भी सोचना चाहिए। तो डटे रहो, लगे रहो, और आगे चल के कुछ ना कुछ आपका होगा ही, अगर आप शिद्दत से और ऑनेस्टी के साथ अपना काम करेंगे बस। तो मैंने वही किया है, और अभी ये मेरी जो है ड्रीम रियलाइज हुई है। तो थैंक यू यार अनिमेश फॉर आस्किंग मी दैट। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं बता दूँ कि हज़ारों सवाल आपके लिए आ रहे हैं। मैं 2-3 सवाल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अनिंदो रॉय जो है आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपका पसंदीदा गाना कौन-सा होगा? किस तरह के गाने नॉर्मली आप गुनगुनाते रहते हैं? पुराने गाने, मैं नए गाने? मेरे सारे इनफैक्ट किशोर कुमार, किशोर दा के गाने मेरे फेवरेट रहे हैं ऑलवेज थ्रू द इयर्स। और उसके बाद मैंने सोनू निगम के गाने बड़े अच्छे पसंद किए, और हाल ही में जो हमारे कोलकाता के अरिजीत सिंह हैं, उनके गाने मुझे बेहद पसंद है। और एक बड़ी अच्छी कहानी, आपने ये पूछा है सवाल, तो बता दूं कि मेरी पहली ही बंगाली फिल्म में अरिजीत ने पहली बार गाना गाया था, और मुझे ये पता नहीं था। और ओके, बहुत कमाल का गाना है। I think now I just checked it on YouTube. It's got over 2-3 million views, and for a Bengali song, it's amazing, यार। तो Arijit is of course one of my favorites. ओके। तो सर मुझे ये बताइए कि रजत विश्वास पूछ रहे हैं आपका फ़ेवरेट फूड कौन-सा होगा? फेवरेट फूड, यार मैं फूडी हूँ, बंगाली हूँ, मुझे हर किस्म का खाना पसंद है, और मैं हर किस्म का खाना खाता हूँ। ऐसा कोई एक क्विजीन नहीं है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे डिशेस हैं जो मेरी मम्मी बनाती हैं, या बनाती थी, जैसे कि मटन है, उनकी एग करी है, फिर एक गोभी वो बनाती हैं। ये सारी चीजें वो जो बचपन से हमने खाई हैं, तो वो कहते हैं नॉस्टैल्जिया रोमांटिक होता है। तो वो जो यादें होती हैं वो खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब जब मम्मी बना, अभी भी क्वारंटीन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मम्मी ने वो डिशेस बनाई,
और बड़े चाव से हमने वो डिशेस खाए। तो आई वुड से नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज माय मदर्स मटन करी। क्या बात है! गाने और खाने की हमने बातें कर ली है, अब थोड़े से हम बातें करेंगे कि फ़िल्म इंडस्ट्री की अगर हम बातें करें, सर लॉकडाउन का समय चल रहा है, अब धीरे-धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कैसी रहेगी? किस तरह से न्यू नॉर्मल जो होगा, किस तरह से शूटिंग होगी, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि तुमने जो बोला है ये जल्दी से तुम वापस ले लो कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है और ओके, ये मैंने सब वापस ले लिया सर। गलत धारणा है। एक तो आप लोग कलकत्ते में बहुत ज्यादा इसको कैजुअली ले रहे हैं और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कलकत्ते के बारे में, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा है, चीजें और बिगड़ने वाली हैं। तैयार हो जाइए, बरसात के आने से और सारी चीजें बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये मत सोचिए कि सारी चीजें नॉर्मल हो रही है। लॉकडाउन इसलिए खुल रहा है ताकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है, आर्थिक व्यवस्था जो है वो चल पाए। क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी नहीं चलेगी तो हम जीते जी मर जाएंगे, और ये ट्रू है पूरे कंट्री के लिए। तो ये मत सोचिए कि नॉर्मल हो रही है क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है। लॉकडाउन सिर्फ इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि हमें नौकरियां करनी है और पैसे बनाने, ताकि हम लोग खाना खा सके और जिंदा रह सके। नहीं तो कोरोना से बच जाएंगे और आर्थिक महामारी में मर जाएंगे। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कभी मत कहिए कि चीजें नॉर्मल हो रही है। हाँ, अब नॉर्मल सी की तरफ, न्यू नॉर्मल जो आपने बोला, ये करेक्ट टर्म है, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल क्या है? न्यू नॉर्मल ये है कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं, अभी कभी आपने सुबह उठ के अपनी जिंदगी में जितने भी साल के हैं, 25 30 40 साल के हैं, कभी आप सुबह को उठ के टेंशन लेते हैं, अरे यार आज किसी मक्खी ने मुझे काट लिया, मच्छर ने काट लिया तो मुझे मलेरिया हो जाएगा, या मुझे डेंगू हो सकता है, या मुझे वायरल फीवर हो जाएगा? कभी डरे नहीं है ना। तो वैसे कोरोना से डरिए मत। कोरोना भी एक फ्लू ही है। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर नहीं केयर लेते हैं और आपको ये हो जाता है तो इसका वैक्सीन नहीं, ट्रीटमेंट है, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप जवान हैं, आपका लंग पावर अच्छा है, अगर आप फिट हैं, इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपको कुछ होगा नहीं। हो भी गया तो आप बच जाएंगे। डरने की बात नहीं है ये बात वो है कि हम वी आर टेकिंग केयर। हम गाड़ी चला रहे हैं, हम गलत लेन पे थोड़ी गाड़ी चलाएंगे। अगर गलत लेन पे आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो सामने वाला ठोक देगा आपको, आप मर जाओगे। सिंपल है। डरिए मत, कॉशियस रहिए। दैट इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। अपना मास्क हमेशा पहनिए पब्लिक में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। अब कैसे फिल्म होगा? इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग कैसे कैसे सीन्स करते हैं। वेब सीरीज में तो, अभी जो मेरी वेब सीरीज मैंने अभी हाल ही में की है, उसमें जो बैलेंस वर्क है, उसमें सारे जो सीन्स हैं वो काफी इंटीमेट सीन्स हैं, और वो हम लोगों ने रख दिया था लास्ट के लिए ताकि पूरी 13 एपिसोड रेडी हो जाए, और उसके बाद जो 3 4 इंटीमेट सीन्स है वो एंड में करें। अब सोचिए कैसे करेंगे? मास्क पहन के इंटीमेट सीन तो कर नहीं सकते। तो हम किसी को पता नहीं है कि आगे चल के कैसे क्या होने वाला है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारी जो यूनियन है सिंटा और प्रोड्यूसर्स की यूनियन है, ये लोग सब बैठ के गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं। अभी तक कुछ तैयार है नहीं। ये अगले 15 दिन में बहुत दिमाग लगा के सोच समझ के करने वाले हैं। इसमें एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि जो यूनिट है, यूनिट 1/3 से कम हो जाएगी या आधी हो जाएगी। आधी यूनिट हो जाएगी। और वाइल शूटिंग ऑल्सो विल हैव टू मेंटेन सेफ डिस्टेंस। 2 गज की दूरी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी एक दूसरे से, क्रू मेंबर्स से। अब जैसे मेकअप मैन है, मेकअप मैन तो आपको टच करेगा ही। यू बिल्कुल। हैव टू वेरी केयरफुल कि आपका मेकअप मैन अफेक्टेड नहीं है, आप अफेक्टेड नहीं है, दोनों अफेक्टेड नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। टेम्प चेक्स होंगे, ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 90 से कम है तो आपको घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि आप मे बी यू आर अफेक्टेड। इट्स नॉट दैट यू आर अफेक्टेड। ये जरूरी नहीं कि आपको ऑक्सीजन लेवल है तो आपको कोरोना है, लेकिन आप चांस नहीं लेंगे अब आगे चल के। दैट्स द न्यू नॉर्मल। बिल्कुल, ये कुछ नई चीज़ें जो हैं वो होगी, न्यू नॉर्मल होगी, हर जगह हम देख रहे हैं कुछ-कुछ चेंजेज़ जो है वो आ रहा है। वैसे सर मैं जानना चाहूँगा रोहित दा मुझे बताइए बहुत सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने देखा है कि आप थिएटर में भी आप नज़र आए हैं, कोलकाता जब आए थे आपके प्ले के लिए तब भी आपके साथ मेरी बातें हुई थी। तो जी। हमारे साथ एक फ्रेंड है वो पूछ रहे हैं, इनका नाम जोइता है, जोइता पूछ रही है कि थिएटर या मूवीज़ या टीवी सीरियल्स आपका फ़ेवरेट कौन-सा होगा? फेवरेट तो सिनेमा ही होगा। फेवरेट का मतलब भाई जिससे लंबी रोजी रोटी चले वही फेवरेट होता है यार। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ जोइता, अगर आप माँ जिस दिन माँ बनती हैं, अगर आप माँ बन गई हैं और आपके 2 या 3 बच्चे हैं, और मैं अगर आपको पूछूं कि इनमें से कौन सा बच्चा आपका फेवरेट है, तो आप कभी जवाब नहीं दे पाएंगी।
और वो इसलिए है कि ये तीनों मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन ये तीनों मेरे माँ बाप हैं। और मैं ये चूज नहीं कर सकता हूँ कि कौन सी माता मेरे मेरे लिए प्रिय है। माँ तो माँ ही होती है। तो टेलीविजन से शुरू किया मैंने, टेलीविजन से बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया है, हैसियत कमाई। जो हूँ आज मैं, वो स्वाभिमान की वजह से हूँ। ये जो अनिमेश बैठ के मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, वो स्वाभिमान की वजह से है। तो उस वो मेरे लिए परम प्रिय है। लेकिन उसके बाद जो लॉन्जिविटी मैंने पाई है, वो काबिल, शूट आउट एंड लोखंडवाला प्लान जैसी फिल्मों में जो किरदार रहे हैं, जिनके डायलॉग स्ट्रॉन्ग हुए हैं, जो आज भी याद करते हैं लोग। 10 साल 13 साल हो गए शूट आउट को, लोग अभी भी फट्टू का एक डायलॉग याद रखते हैं। यार एक सिंपल सा डायलॉग था इसमें, और मैं कोई बड़ा स्टार नहीं था तभी, तो लोग वो याद रखते हैं। तो मैं फिल्मों को भी सेकंड नहीं रख सकता। और थिएटर करने में जो मजा मुझे मिलता है, जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है हर बार थिएटर के स्टेज पे जाके, वो 2 घंटे ऐसा महसूस होता है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में और कोई नहीं है, मैं हूं और मेरा ये को एक्टर है बस। और जो प्ले भी मैंने किया है वो इतना इंटरेस्टिंग है, अनफेथफुली योर्स, कि 2 घंटे के लिए सिर्फ 2 किरदार है स्टेज पे। तो इट्स एड्रेनलिन रश। जैसे मैं जब बाइक पे जाता हूँ 120 की स्पीड पे, 140 की स्पीड पे, जो मजा आता है, वही मजा थिएटर में आता है। तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा जोहिता कि मेरा फेवरेट कौन सा है। तीनों मेरे बहुत बहुत प्रिय हैं। उन्होंने कंटिन्यू भी किया, तो मैं ये सवाल आपसे पूछ लेता हूँ रोहित, फ्यूचर ऑफ थिएटर आपको क्या लगता है? मुझे पता है कि अभी ये सवाल ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है सब कुछ नॉर्मल जब हो जाए, समय लगेगा, समय लगने के बाद जब नॉर्मल होगा, आपको क्या लगता है इंडिया में थिएटर की क्या स्थिति रही है या रहेगी? थिएटर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, थिएटर पूरी दुनिया में फर्स्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, और वो रहेगा ही। थिएटर कहीं नहीं जाने वाला है। जो लोग थिएटर देखते हैं, जिन लोगों को लाइव परफॉर्मेंसेस में मजा आता है, मैं आपको बता दूं कि कई लोग हैं जो सिनेमा नहीं देखते हैं, टेलीविजन नहीं देखते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बैठ के, गप मार के, चाय पी के, थोड़ा सा स्नैक्स खा के जाके थिएटर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक लाइव एंगेजमेंट होती है। न सिर्फ एक्टर्स के साथ, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो देख रहे हैं, उनके साथ भी। और ये जो एक रियलिटी ड्रामा है, यू आर टॉकिंग टू योर पीपल हु आर सिटिंग विद यू, यू आर एंगेजिंग विद द एक्टर्स। ये आपको ये फिल्मों में या टेलीविजन से या वेब सीरीज में मिल ही नहीं सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि थिएटर कहीं जाने वाला है। हमेशा किसी एक नए फॉर्म के आने से लोग कहते हैं कि पुराना फॉर्म गायब हो जाएगा, लेकिन न थिएटर गायब हुआ है, न टेलीविजन गायब हुआ है फिल्मों के आने से, न फिल्म गायब हुआ है टेलीविजन के आने से, न ओटीटी के आने से टेलीविजन गायब हुआ है। कुछ चला नहीं जाता है। हर चीज अपनी मापदंड के हिसाब से वहीं पे टिकी रहती है। कुछ आगे प्रोग्रेस करेंगे, चेंजेस होंगे। जैसे अभी थिएटर बहुत बड़ा हो गया है हिंदुस्तान में। पहले थिएटर का मतलब होता था कि झोला लगाओ, वहां पे जाके स्क्रिप्ट पे पढ़ो, दाढ़ी बढ़ाओ, ऐसा करके। अब ये वो नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ कमर्शियल थिएटर आल्सो हैपनिंग इन इंडिया। और आप अगर वेस्ट में गए हैं, न्यूयॉर्क में, मतलब वेस्ट का मेरा मतलब है पूरा ब्रिटेन में घूमे हैं, या अमेरिका गए हैं, तो वहां पे जो ब्रॉडवे और ऑफ ब्रॉडवे शोज हैं, दे आर ह्यूज। वहां पे 2-2 3-3 साल तक के लिए एक्टर को बुक कर लेते हैं, थिएटर्स बुक्ड होते हैं। हालांकि हफ्ता में सिर्फ सप्ताह में 2 ही बार प्ले किया जाता है, लेकिन पूरे साल तक 365 डेज वो थिएटर बुक रहता है, क्योंकि सेट्स वेट्स इतने सारे बड़े बड़े बनाए हैं। तो थिएटर्स हियर टू स्टे। तो सर हर तरह की बातें हमने कर ली, हमने थिएटर की बातें कर दी, थोड़ा हेल्थ लेकर भी बातें कर लेते हैं। रोहित दा को मैंने हमेशा देखा है कि आप फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। पिछले कई सालों की अगर हम बातें करें, आप काफ़ी ज़्यादा फिट आगे से और ज़्यादा हो गए। सर एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, अगर रोहित दा हमारे साथ शेयर करे, कितनी मेहनत करनी पड़ी सर इस तस्वीर के लिए, इस अपने आप को और फिट करने के लिए? तुम्हारे व्यूअर्स में बहुत, मैं थोड़ा लाइट चला दो। तुम्हारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग कलकत्ता के होंगे, बहुत सारे लोग बंगाली होंगे, और बहुत सारे लोग मेरी तरह फूडीज होंगे। तो वो ये समझ जाएंगे कि मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा अपने खाने को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। वर्जिश करना। ये सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि किस तरह से खाने को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर आप, यू आर व्हाट यू ईट, सिंपल है। तो ये जो चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ना तुम्हें पता था ना मुझे पता था कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम मुझसे मिले हुए हो। मैं फिट था, लेकिन मैंने कभी भी फिटनेस को इतनी शिद्दत से कभी फॉलो नहीं किया है। मैं हमेशा ऋतिक जैसे लोगों को देखता था और मैं बोलता था यार ये कैसे मेंटेन करता है अपने आप को, कैसे करता होगा। और जब मैं 48 का हुआ, मैंने बोला, मैंने दिमाग में ठान लिया कि बहुत हो गया अब ड्रामा। मैं, आई एम गोइंग टू बी द सेक्सिएस्ट 50-year-old मैन इन इंडिया, नॉट इन बॉम्बे, नॉट इन महाराष्ट्र।
आई वांटेड टू बी द सेक्सीएस्ट 50-year-old मैन इन इंडिया। और मैंने वो 1-1.5 साल अपने आप को परहेज किया, मैं जिम गया, मैंने ठीक से खाना खाया, मैंने करेक्टली जो सब कुछ प्लानिंग करके करते हैं वो सारी चीजें की, और आप रिजल्ट देख रहे हैं। बस तो यही है यार, शिद्दत से करना पड़ता है जो भी वो किया और फॉलो किया। और अभी तो वो दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि क्वारंटीन के दौरान मेरे बेडरूम में मैंने जिम बना दिया, क्योंकि वो नहीं, सुबह उठ के अगर वर्कआउट नहीं करता हूँ तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता बिल्कुल सर, और ये जो मेहनत है आपकी रंग ला रही है, काफ़ी फिट हैं है। और माशाल्लाह आप इसी तरह से फिट रहें। हम चाहेंगे कि और ज़्यादा आप हम सबको एंटरटेन करें। आपके नए ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। कुछ कहते जाइए हमारे व्यूअर्स से, एक बार फिर से हम बातें कर रहे हैं स्टिच डॉट लाइफ की, आपके फैशन कलेक्शन की। अगर कुछ अपने व्यूअर्स से, अपने फैन से कुछ कहना चाहें? मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को, क्योंकि मैंने हमेशा माना है कि जो मेरे फैंस हैं वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। हाल ही में मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने ट्रोल किया था, साउथ के लोगों ने, क्योंकि सर मैंने मैं एक, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा रोहित दा को पूछूँ कि नहीं पूछूँ? अरे नहीं नहीं यार, ऐसा पूछने में क्यों क्या। होता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ और लिखना चाहते हैं और लोग कुछ और समझ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है? मैं आपको बताता हूँ इनफैक्ट जब मैंने ये जोक क्रैक किया था, ये पूरी मतलब पूरी दुनिया जानती है कि ये सारे जोक्स सिर्फ ये जोक्स नहीं है, ये एक्चुअली मीम्स हैं, क्योंकि रजनी सर इज अ लार्जर देन लाइफ सुपर हीरो। तो रजनी सर के बारे में ही जोक्स हैं, और ये जोक्स रजनी सर के बारे में नहीं, ये बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी ये सारे जोक्स लिखे जाते हैं कि अगर दुनिया में कोई ऐसा जीवित सुपर हीरो है तो वो रजनी सर है। तो जोक कुछ ऐसा था कि इफ रजनीकांत टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना, कोरोना विल बी इन क्वारंटीन। बिल्कुल सर, मैं समझा था। मुझे मुझे कुछ सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ गलत नज़र नहीं आया था, लेकिन लोगों ने इसे गलत तरीके से लिया और बहुत तरह की बातें हुई। तो आपका क्या टेक है? कुछ कहना चाहेंगे? वही कह रहा हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं था, इसमें ना इंटेंशन गलत था, इसमें ना जोक गलत था, बहुत ही। और मैंने क्यों पोस्ट किया था, ताकि आप लोगों के आपको थोड़ी सी हंसी आए, सुबह उठ के बोला हाँ हाँ हाँ। और आप मानिए ना मानिए, go to my Instagram page, see the likes, see the kind of people who have liked it. They're all intelligent people, part of the industry, actors, stars, and काफी लोगों ने कमेंट भी किया है कि दिस इज द बेस्ट कोरोना जोक एवर, क्योंकि उनको समझ में आई। अब क्या हुआ होगा, मुझे लगता है कि जो उनके टमिलियन फैंस हैं, अब वो लोग उनके लिए जैसे रजनीकांत जैसा हमारे लिए भी डेमी गॉड है। उनको ये लगा होगा कि उन्होंने खाली पहली लाइन पढ़ी, और कई बार लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है कि उनकी इंग्लिश शायद उतनी स्ट्रांग ना हो, तो उन्होंने सिर्फ ये पढ़ा होगा रजनीकांत टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना। ठीक है, तो कई लोगों ने लिखा फेक न्यूज, हाउ कैन यू स्प्रेड दिस फेक न्यूज, ये वो। तो ये बहुत सारी चीजें कही गई, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं खुश हूं कि लोगों ने रिएक्ट किया इसका। मैंने जवाब भी दिया, इंस्टाग्राम पे ही दिया। और मैं कल इनफैक्ट एक वीडियो भी अपलोड करके लोगों को ये बात कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि एक तो इंटेंशन मेरा कभी गलत रह ही नहीं सकता है, चाहे वो रजनी सर हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं कभी किसी के लिए ना बुरा बोलता हूँ, ना सोचता हूँ, ना मैंने आज तक किसी अपने कोई दुश्मन भी हो उसके लिए भी अच्छा ही बोलता हूँ मैं। तो ये जोक, इट्स वन ऑफ द जोक्स गॉन बैड, बट आई विल नॉट अपोलोजाइज फॉर इट, बिकॉज आई मेंट इट इन गुड स्पिरिट एंड आई हैव केप्ट इट अप। मैं डिलीट कर सकता था, बड़ा आसान है, इंस्टाग्राम पे जाओ, डिलीट बटन करो, वो पोस्ट ही डिलीट हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, बट आई एम ग्लैड दैट पीपल डिड रिएक्ट। सो कमिंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, पहला वाला क्या क्वेश्चन था इससे पहले? बिल्कुल सर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे और आपके नए कलेक्शन के लिए कुछ कहते जाइए अच्छा, अपने व्यूअर्स से? तो यही देना चाहूंगा कि दो चीजें हैं। आपने मुझे इतने सालों से बर्दाश्त किया है एज एन एक्टर, एज अ होस्ट, आपने मेरी तारीफ की है। तो ये जो तारीफ, ये जो प्यार है आपका, वही है जो मुझे रोज सुबह उठ के प्रेरित करता है और बेहतर काम करने को। मैंने मानिए ना मानिए, इतने सालों में 5-6 बंगाली फिल्में कर ली, एक गुजराती फिल्म कर ली, अब एक पंजाबी फिल्म करने जा रहा हूँ, हिंदी फिल्म कर ली, तेलुगु फिल्म कर ली, एक्टिंग की है, होस्टिंग की है, डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, लिखा है, गाना गाया है, बहुत कुछ किया है। लेकिन पहली बार मैंने अपने मन की बात जो होती है, जो क्लोथिंग लाइन मैंने लॉन्च की है, स्टिच, वो किया है। तो इतने सालों से जो प्यार इतना आपने दिया है, तो इस क्लोथिंग लाइन को भी प्यार दें। मत खरीदिए, नहीं खरीदना है तो, लेकिन जाइए जरा देखिए वो टी शर्ट्स की डिजाइन, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। और अब मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट करिए, या
लिखिए मुझे, मैसेज करिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि आपको क्या पसंद आएगा क्या नहीं। मैंने बड़े दिल से बनाए हैं। आप लोग जरूर जाके देखिएगा, बस इतना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल। और आपने आपने ये भी कहा है कि ये रेगुलर यूज़ में लोग यूज़ कर सकते हैं इसे, इन टी-शर्ट को। एवरी डे, जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आप पार्टी करने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अनिमेष जब तुम स्टूडियो जाओगे, जब जी, सी चीजें खुल जाएंगी, तब पहन के जाओ, और आपके सामने जो बैठा होगा उसको एक, उसके भी चेहरे पे एक हंसी, स्माइल सी आ जाएगी, जी। क्योंकि आपने पहना होगा, ए मैं फट नहीं रहे, तो क्या बात! तो ऐसी चीजें हैं, जाके देखिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच रोहित दा हमारे साथ बातें करने के लिए। इससे अच्छी रविवार की शाम जो है वो हो नहीं सकती है। काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। आप मेरे हमेशा से फ़ेवरेट रहे हो और मुझे नहीं लगता कि कभी आप कोई गलत काम कर सकते हैं। आप किसी थैंक को गलत नहीं कह सकते हैं, मुझे ये बात पूरी तरह से पता है। डाउन टू अर्थ रहे हैं। जब-जब मैंने आपके साथ बातें की है, आपने मीडिया फ्रेंडली आप रहे हैं। हमेशा से आपने सपोर्ट किया मीडिया का और मीडिया के साथ आपने हमेशा से बातें की है। इसी तरह से रहिए, अच्छे-अच्छे चैलेंजिंग रोल्स करते रहिए। हम सबको एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। यू अनिमेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड अगली बार कलकत्ते आएंगे तो जरूर आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, और इस बार स्टूडियो में आके चाय और सिंगाड़ा के साथ इंटरव्यू किया जाएगा। बिल्कुल और ज़्यादा हम मस्ती करेंगे। वेल हमारे साथ आज रोहित दा थे, रोहित रॉय जिनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हुई और ये सब कुछ आपने हमारे फ्रेंड्स एफएम के डिजिटल पेज फेसबुक पर आपने बिल्कुल लाइव देखा। नेक्स्ट वीक एक बार फिर से मुलाकात होगी, एक और सेलिब्रिटी हमारे साथ होंगे। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच।